विद्यार्थियों, आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो किसी भी प्रकार के समंग की जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, उस केंद्रीय प्रवृत्ति को हम कैसे मापते हैं, उसकी क्या क्या विधियां हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते किसको है, आज के इस कालखंड में हम जानेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति शब्द आपने सुना है क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या मतलब है? किसी भी प्रकार के जो संख्यात्मक आंकड़े हैं, संख्यात्मक आंकड़ों का जो बीच वाला हिस्सा है, जैसे कि मान लो आपके 5 विषय के माह अगस्त के टेस्ट के अंक हैं, हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र, ये आपके विषय हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको टेस्ट में हिंदी में 18 अंक मिलते हैं, अंग्रेजी में 16 अंक मिलते हैं, भूगोल में मान लीजिए 18 अंक मिलते हैं, राजनीति में 15 अंक मिलते हैं तथा अर्थशास्त्र में 14 अंक मिलते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि पूरे 5 विषय में आपको अलग अलग प्राप्तांक मिले। ठीक है, तो इन प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होगी? तो केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए हमारे पास 3 विधियां होती हैं। 3 तरह से हम किसी प्रकार के संख्यात्मक आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति को माप सकते हैं, और वो 3 प्रकार कौन से हैं? समांतर माध्य, मध्यिका और बहुपद। ठीक, समांतर माध्य और मध्यिका के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। तो यहाँ पर ये जो आपके प्राप्तांक है, 5 विषय के प्राप्तांक, आइए इनका योग करके देखते हैं। 8 और 6 14, 14 और 8 22 और 5 27 और 4 31 है ना। 31 का 1 हासिल 3, 4 5 6 7 और 8। तो आपके प्राप्तांकों का योग कितना है? 81। ये आपके 5 विषय के प्राप्तांकों का योग है। जब 5 विषय में आपको 81 अंक मिलते हैं तो एक विषय में कितने मिलेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? औसत निकालते हैं। क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। इनका हम औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए हम 5 विषय के प्राप्तांकों का योग उसमें भाग कर देंगे। विषय कितने हैं आपके? 5। तो 5 विषय के प्राप्तांकों का योग 81/5। अब आप देख लो, 5 का भाग करें हम 81 में, तो 5 का भाग 8 में, 1 बार गया, 5 एकम 5, 8 में से 5 हटाए 3 बचा, 3 पर ये वाला 1 आ गया 31, 5 छक्के 30 है ना। 31 में से 30 हटाए तो 1 फिर से बच गया, तो दशमलव लगा के दशमलव का शून्य उतार लिए, 5 दूनी 10, तो 16.2 क्या आया? ये जो 16.2 है, 16.2 क्या है? ये आपके औसत अंक है। क्या है? औसत अंक। इसको हम गणित की भाषा में, सांख्यिकी की भाषा में क्या कहते हैं? समांतर माध्य। क्या कहते हैं? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य आ गया 16.2। तो इस प्रकार समांतर माध्य का प्रयोग किसी प्रकार के संख्यात्मक आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो प्राप्तांक हैं, इन प्राप्तांकों की जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, बीच वाली प्रवृत्ति है ना, मध्य की जो प्रवृत्ति है वह क्या है? 16.2। यानी कि हमको कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें 16 से अधिक अंक मिले हैं, जैसे कि हिंदी, भूगोल है ना, 16 से अधिक अंक मिले हैं। एक विषय ऐसा जिसमें 16 अंक मिले हैं, लेकिन 2 विषय ऐसे हैं जिनमें 16 से कम भी मिले हैं, लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति कितनी है? 16.2। तो इन समंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति 16.2 है। इसी तरह जैसे कोई किसान है, एक किसान है, उसकी 5 एकड़ खेती है। 5 एकड़ खेत से मान लीजिए उसको 100 कुंटल धान होते हैं, है ना। 5 एकड़ खेत है, ठीक है। 5 एकड़ खेत में है ना, 2019 में मान लीजिए कि 100 कुंटल धान हुए, और 2020 में मान लीजिए कि 95 कुंटल धान हुए। और एक साल पहले के आंकड़े ले लो, 2018 में मान लीजिए कि 90 कुंटल धान हुए। ठीक, तो यहां पर आप देखो कि उसको 3 साल में 3 अलग अलग आंकड़ों में फसल उत्पादन मिला है ना। 2018 में 90 क्विंटल, 2019 में 100 क्विंटल, 2020 में 95। तो वो 2021 का अनुमान कैसे लगाएगा? 2021 में उसको कितने धान हो सकते हैं, कैसे अनुमान लगाएगा वो? पिछले कुछ सालों के कृषि उत्पादन का औसत निकालकर, है ना।
पिछले कुछ सालों के, तो पिछले कुछ साल मतलब 2018, 19 और 20, इसका अगर हम योग कर दें तो यहाँ 5, 9 और 9 18 के 8, हासिल 1 और 1 2। ये 3 साल के कृषि उत्पादन का कुल आंकड़ा। इसमें वो क्या काम करेगा, औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए क्या काम करेगा, 285 में क्या करेगा, 3 का भाग कर देगा। 3 का भाग क्यों करेगा, क्योंकि 3 साल के आंकड़े, ठीक है ना। तो 3 9 27, 9 बार चला जाएगा। 3 का भाग 28 में कितनी बार गया, 9 बार गया। अब 28 में से 3 का भाग 28 में, 3 9 27, 9 बार गया। 28 में से आपने क्या किए, 27 हटाए, 1 शेष बचा, 1 पर ये जो 5 बचा हुआ है इसको उतार लिए, कितना हो गया, 3 पंजे 15। तो यहां पर आप देखें औसत आया है, कितना आया है, 95 कुंटल। कितना है औसत, 95 कुंटल। तो 95 कुंटल मतलब 2021 में अगर वो आगे के आंकड़ों का अनुमान लगाना चाहे कि 2021 में कितना धान होगा, तो वो ये अनुमान लगा सकता है कि 2021 में मतलब इस वर्ष उसको लगभग 95 कुंटल धान होंगे। तो ये 95 कुंटल क्या है, पिछले 3 साल के कृषि उत्पादन का औसत है। क्या है, पिछले 3 साल के कृषि उत्पादन का औसत। तो ये औसत ही जो है ना, ये हमारी सांख्यिकी की भाषा में क्या कहलाता है, समांतर माध्य, या इसको हम मीन भी कहते हैं, है ना, अर्थमेटिक मीन। तो इस इकाई में हम समांतर माध्य निकालने की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया ना कि समांतर माध्य की कहां-कहां जरूरत पड़ती है। सांख्यिकी का मजाक उड़ाने के लिए कहा जाता है, एक उदाहरण दिया जाता है कि एक परिवार है, उस परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, ठीक है, पति पत्नी और 2 बच्चे, और उनकी जो ऊंचाई है, पति की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, पत्नी की 160 सेंटीमीटर है, पुत्र की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और पुत्री की ऊंचाई है 130 सेंटीमीटर। पति की ऊंचाई, पत्नी की ऊंचाई, पुत्र की ऊंचाई और पुत्री की ऊंचाई। अब नदी है, नदी पार करना है, गांव जा रहे हैं, पुल नहीं है, नदी पार करना है। तो अब नदी में मान लो कि 140 सेंटीमीटर पानी है, ठीक है, नदी की जो धारा है उसमें कितना पानी है, 140 सेंटीमीटर। नदी में 140 सेंटीमीटर पानी। तो पति ने सोचा भाई कैसे पार करेंगे, क्योंकि पुत्र और पुत्री की जो ऊंचाई है इससे कम है ना, जितना पानी बह रहा है उससे कम है। तो पति ने क्या काम किया, इनका अपनी ऊंचाई सबका लिखा और ये योग कर लिया, इसका 575 सेंटीमीटर और इसका औसत निकाल लिया 575। चूंकि 4 लोगों की ऊंचाइयों का योग है, इसकी 4 का भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए, तो 143.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देखिए कि परिवार के जो 4 मेंबर हैं सबकी ऊंचाई अलग अलग है, लेकिन सबकी जो औसत ऊंचाई है क्या है, 143.75 सेंटीमीटर। अब पति ने ये दिमाग लगाया कि भाई पानी है 140 सेंटीमीटर और हमारी औसत ऊंचाई है 143.75 यानी लगभग 144 सेंटीमीटर। तो बोले हम नदी पार कर लेंगे, ठीक। अब चारों हाथ पकड़ के नदी में चले तो क्या होगा बताइए, सबसे पहले कौन डूबा, पुत्र डूब गया, उसके बाद पुत्री भी डूब गई। गड़बड़ कहां हो गई, प्रॉब्लम कहां आ गई, उसने तो सही अनुमान लगाया कि हमारी जो औसत ऊंचाई है 143.75 सेंटीमीटर है और पानी तो 140 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है। तो जो संख्यात्मक आंकड़े हैं उनका एवरेज या उनकी जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, केंद्रीय प्रवृत्ति यद्यपि हमको बहुत सारी समस्याओं को समझने में सहायता करती है, बहुत सारी समस्याओं को समझ के हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हमने निष्कर्ष निकाला कि विगत कुछ वर्षों में जो हमारा कृषि उत्पादन है अलग अलग साल में 90 कुंटल, 100 कुंटल, 95 कुंटल है, तो हमने अनुमान लगाया कि 2021 में 95 कुंटल धान हो सकते हैं। इतना अपन तो अनुमान लगाने के लिए विभिन्न सांख्यिकी समस्याओं का अध्ययन करना तथा आगामी स्थिति का अनुमान लगाने के लिए हम समांतर माध्य का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो आंकड़े होते हैं समांतर माध्य के या औसत के, ये भ्रामक भी हो जाते हैं। भ्रामक कैसे हो जाते हैं, जब हम इनका उचित तरह से उपयोग नहीं करते।
तो ये जो समस्या आती है, कहां पर किस चीज का प्रयोग करना है। भाई हमको कपड़े सिलना है, कपड़े फट गए तो वहां तो सुई काम करेगी, तलवार से काम थोड़ी चलेगा कि कैंची से काम चल जाएगा। कैंची बड़ी है तो कैंची कपड़े को सिल लेगी क्या? नहीं सिलेगी, वहां पर सुई की जरूरत है जो छोटी सी चीज है ना। तो कहां पर किस तरह के टूल का उपयोग करना है वो हमारे विवेक पर निर्भर करता है। यहां पर उसने गलत जगह में समांतर माध्य का प्रयोग किया, इसलिए उसका परिवार, उसके बच्चे बह गए, है ना, उसने गलत अनुमान लगाया। तो जो सांख्यिकी टूल्स हैं या सांख्यिकी विधियां हैं, हमको विभिन्न समस्याओं को समझने में सहायता करती हैं, विभिन्न संख्यात्मक आंकड़ों को, जटिल आंकड़ों को सरल बनाती हैं, और जो समांतर माध्य है यह भी उनमें से एक। अब हम समांतर माध्य कितने तरह से निकाल सकते हैं उसके बारे में देखेंगे, इसका सूत्र क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारी जो पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक का जो अध्याय 5 है, कौन सा अभ्यास के जो प्रश्न है उसमें प्रश्न क्रमांक 5 है कि किसी कारखाने के 10 मजदूरों की दैनिक आय दी हुई है, इनका समांतर माध्य ज्ञात। मजदूर ABCDEFGHIJ और इनकी जो दैनिक आय दी है रुपए में 120, 150, 180, 200, 250, 300, 220, 350, 370 और 260। इन आंकड़ों से हमको क्या करना है, समांतर माध्य की गणना करना है। तो आपको मालूम है कि समांतर माध्य की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, समस्त पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या है, समांतर माध्य, इसको हम बार x से प्रदर्शित करते हैं, x के ऊपर बार लगाते हैं, और सिग्मा x के बटे n। तो सिग्मा x क्या है, सिग्मा x मतलब समस्त पद मूल्यों का योग, जितने भी पद मूल्य हैं, है ना, यहाँ पर 10 पद मूल्य है तो 10 पद मूल्यों का हम योग करेंगे और पदों की संख्या से भाग कर देंगे। तो इसमें देखें आप, बार x बराबर सिग्मा x, सिग्मा x मतलब सिग्मा का अर्थ होता है योग, योग के लिए सिग्मा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबका हम योग कर दें, 120 धन 150 धन 180 धन 200 धन 250 धन 300 धन 220 धन 350 धन 370 धन 260 बटे n। अब n यहाँ कितना है, n मतलब जितने पद मूल्य हैं, अर्थात यहाँ 10 मजदूरों की आय दी हुई है ना, तो 10 मजदूरों की आय के लिए हम यहाँ n का मान क्या लिखेंगे, 10। अब सबका योग कर दें, बार x बराबर इकाई इकाई पहले जोड़ लीजिए, 0 0 0, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ भी, सभी जगह आप देखें कि इकाई में क्या है, 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0, इकाई में 0। अब दहाई जोड़ लें, 2 और 5 7 और 8 15, 15 और 0 15, 15 5 20 और 0 20 ही रहेगा, फिर 20 2 22, 5 27, 27 और 7 34, 34 और 6 40, 40 के 0 हासिल 4। अब सैकड़े जोड़ लें, 4 और 1 5 और 1 6 7, 2 9, 2 11, 3 14 और 2 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 और 2 24, तो 2400 के बटे 10। अब आप 2400 में 10 का भाग करोगे तो एक तरीका यह है कि हम 0 से 0 कैंसिल कर दें। अगर हम भाग भी देते हैं तब भी यही संख्या मिलती है आपको, जैसे यहाँ पर आप देख लो कि 2400 में 10 का भाग करना है ना, तो 10 का भाग आप 24 में करोगे, 10 का भाग आपने 24 में दिया, 10 दूनी 20, 24 में से 20 घटा दिए, कितने बचे, 4, 4 पर अगला 0 उतारे, 40, 10 चौके 40, 40 में से 40 घटाए 0, लेकिन यहाँ पर एक अंक और बच गया, तो इस 0 में आप जब भाग दोगे 10 का तो 10 शून्य 0, 10 का भाग 0 बार जाएगा। इस तरह से उत्तर कितना आ गया, बार x बराबर 240 रुपए। तो 240 रुपए क्या है, इन संख्यात्मक आंकड़ों का समांतर माध्य या औसत। अब आप देख रहे हो कि स्पष्ट रूप से 240 रुपए औसत निकला है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी मजदूर हैं जिनकी आय 240 से कम है। यहाँ देखिए डी के पहले वाले जितने मजदूर हैं, है ना,
ABCD यहां तक इनकी आय कैसी है 240 से कम, और कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनकी आय 240 से अधिक, 250 300 इस तरह से है ना। ये जी की आय भी 220 240 से कम है। तो यहाँ पर बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनकी आय 240 से कम है, और कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जिनकी आय 240 से अधिक है। तो इन पूरे आंकड़ों की जो केंद्रीय प्रवृत्ति है वो केंद्रीय प्रवृत्ति कितनी है 240। तो समांतर माध्य भी किसी प्रकार के संख्यात्मक आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति को जानने का एक तरीका है। तो इस तरह से और भी सवाल है समांतर माध्य के, इनका आप अभ्यास करना, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आशा है आज के इस कालखंड से आप समांतर माध्य निकालने की विधि को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अर्थशास्त्र से संबंधित विषय वस्तु के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।